आपको आज के प्रोग्राम कार्डियक क्लिनिक में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। ये प्रोग्राम लाइव के2 चैनल पर पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कार्डियक पेशेंट्स, दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है हर पीर वाले दिन। हम शाम 6 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप प्रोग्राम में इवन कॉल करके अपने मसले को शेयर कर सकते हैं और हमसे लाइव टेलीफोन पर बात कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है दिल की बीमारी के सिलसिले में वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक दिल की बीमारियों की आगाही पहुंचाना, और अगर हमारे मुल्क इस खत्े में और दुनिया के इस खत्े में, साउथ एशिया में दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर दिल की शरियानों की बीमारी, जिसमें जो हार्ट अटैक की सूरत में, दिल के दौरे की सूरत में सामने आती है। और आम हर रोज़ हम देखते हैं कितने लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसके बारे में आगाही पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है और कार्डियक पेशेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए इसको लाइव रखा गया है और आप इंटरैक्टिव रखा गया है। अगर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपको कोई दिल का मसला है, आपकी एंजियोग्राफी हुई है या आपको स्टेंट डले हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपको दिल में दर्द होता है या कोई मसला होता है, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में कॉल कर लाइव शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि मौसम अब तब्दील हो रहा है और बहुत सारे दिल के मरीज़ जो हैं वो अब वैसे ठीक होते हैं, लेकिन फ्लू और नमूनिया के साथ हमारी एमरजेंसीज़ में प्रेजेंट करते हैं और उनको अपनी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और एक तरह से कई लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो बहुत ही आसान और कम थोड़ी एहतियातों से ऐसी मुश्किल सूरत से बचा जा सकता है। और दिल के मरीज़ों को जो एहतियात लेने की ज़रूरत है सर्दी के मौसम में, आज के मौसम में हमारा ये भी ज़ेर बहस ये बातें आएंगी। मैं टेलीफ़ोन नंबर अपना बता देता हूँ। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 051-945-0030। नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को, जो कि पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हिलाल इम्तियाज़, मेजर जनरल अज़हर महमूद शानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। सर, हम ये आज स्पेशली बात करना चाहेंगे क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो रहा है और बहुत से हम देखते हैं दिल के मरीज़ जिनको डिफरेंट जो कंट्रोल होते हैं पर ना एहतियात करने की वजह से वो नमूनिया के शिकार हो जाते हैं और हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। आपका सर इस बारे में क्या ख्याल है और आप क्या कहना चाहेंगे? अब आई थिंक जो जो मौसम बदलता है, ठंडा हो या गर्म हो, तो साथ ही साथ जो दिल के मरीज़ हैं उनकी जो सिम्टम्स वो भी बदलते हैं और कई दफ़ा मेडिसिन ज़्यादा करनी पड़ती है, कई दफ़ा मेडिसिन आपको कम करनी पड़ती है। गर्मी में कोशिश होती है कि जब गर्मी हो तो उसमें से कुछ मेडिसिन हमें कम करनी पड़ती हैं और जब सर्दी हो तो उसमें मेडिसिन ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब ठंड होती है तो ठंड में कई दफ़ा दिल की नालियाँ भी सिकुड़ जाती हैं और कई दफ़ा अंजाइना जो कि पहले कंट्रोल होता है, जो सीने में दर्द नहीं होता दवाइयों पे, सर्दी के आने से अगर आपने अपने आप को कवर नहीं रखा हुआ प्रॉपर तरीके से या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो उससे आपको दोबारा सीने में दर्द हो सकता है या एंजाइना हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आपका हार्ट फेलियर जो है वो कंट्रोल्ड है और आप दवाइयाँ खा रहे हैं और कंट्रोल्ड है, तो सर्दियों में खाने पीने की वजह से और ठंड की वजह से वो हार्ट फेलियर जो है वो भी ख़राब हो सकता है और उसमें से आपको सांस ज़्यादा फूल सकता है, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, तो उसमें मेडिसिन आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है वो ब्लड प्रेशर जो सिलसिला है, अगर वो आपका कंट्रोल्ड है और सर्दी की वजह से वो कई दफ़ा होता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, हमारी ये नॉर्मली जितने हमारे स्नैक्स हैं जैसे समोसे पकौड़ों, इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, उन चीज़ों से फिर कई दफ़ा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है और कई दफ़ा हार्ट फेलियर हो जाता है और कई दफ़ा फिर आपको दिल की बीमारी जो है या अंजाइना वगैरह वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने आप को गर्म रखें, कवर करके रखें, यानी आपने बनियान पहनी हो, शर्ट पहनी हो, ऊपर स्वेटर पहनी हो, गर्दन को आप कवर करके रखें, मफलर वगैरह पहना हो, सर पे टोपी रखी हो ताकि सर्दी ज़्यादातर फेस से और सामने सीने से जो सर्दी घुसती है और आपको प्रॉब्लम देती है। और इसी तरह जो अगर आपने शलवार कमीज़ है तो मोटी पहनी हो, पैंट है तो वो मोटी पहनी हो, या नीचे फिर आपने
पैजामा पहना हो तो वो आपको सर्दी, स्पेशली वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें पहन के रखें। और कोशिश ये करें कि सर्दी में ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो कोशिश ये करें कि ठंडा पानी ज़रा ना पिएं, या तो टैप वाटर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिएं या फिर नीम गर्म थोड़ा सा पानी पिएं। और इस सर्दी में आप ज़्यादा कहवे और चाय का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा करें या यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऑफ कोर्स यखनी में चिकनाई कम हो और नमक जो है बहुत थोड़ा तो वो वाली आप इस्तेमाल करें, लेकिन प्रॉपर ये है कि कवर करके रखें। और कहीं अगर आपको आपकी नुस्खे के बावजूद आपको सर्दियों में आपका इंजाइना या सीने का दर्द ज़्यादा हो गया है या आपको सांस ज़्यादा फूलनी शुरू हो गई है तो अपने डॉक्टर साहब के पास जाके, जो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने आपको नुस्खा तजवीज़ किया हुआ है, उनसे जाके अपनी मेडिसिन ज़रूर एडजस्ट करवा लें। ठीक है सर, एक कॉलर इन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी चकवाल से उज़मा बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा उज़मा। जी डॉक्टर साहब से आगे भी मेरी बात हो चुकी है 2-3 दफ़ा। मसला ये है कि मेरे 15 तारीख को 8वें महीने की एंजियोग्राफी हुई है, तो उसमें मेरे दिल में पहले तकलीफ थी, बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, तो उन्होंने टेस्ट ईटीटी और इको वगैरह सारे किए ईसीजी, तो फिर उन्होंने एंजियोग्राफी रेफर की, तो उसमें उन्होंने बताया कि 30 से 40% आपके शरीयान बंद है। ठीक है, तो अभी फिर आप उसके बाद थैलियम थैलियम स्कैन टेस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि आपकी थैलियम स्कैन रिपोर्ट ठीक है, उसमें आपके 154 बीट्स पर मिनट एक्सरसाइज के बाद दिल मेरा धड़का 6 मिनट में दौड़ सकी थी उसमें एक्सरसाइज में। ठीक है और सही। अभी आप दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं? जी दवाइयाँ एस्कार्ड है जी 75 mg, जी और जवार है और बैरोडिल है जी 5 mg, और लिपिगेट है जी 20 mg, ठीक है और एमलो है 5 ठीक, mg। बिल्कुल ठीक है। जी। अब आपका और जी जी बीपी कंट्रोल नहीं है, पिछले 2-3 माह में मेरा बीपी कंट्रोल था, तो अब तकरीबन एक हफ्ता हो गया मेरा बीपी 170 120 ठीक ऊपर वाला और नीचे वाला इतना, और हार्ट बीट रात को बहुत ज्यादा तेज हो जाती है 120 130। ठीक। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 41 ईयर है। आप पहले दिल की, ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई खा रही थी? जी मैं पहले कैनकोर और मॉनिटर लेती थी, फिर उन्होंने आरआईसी में उन्होंने चेंज किया, फिर जवाब दिए। ठीक हो गया। सो अभी ये बता दीजिए, आपका वजन तो ज़्यादा नहीं है? जी वजन 74 केजी है। ठीक हो गया। जी अब ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैंने परहेज भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, कोई बेकरी वाली अशिया, कोई होटलिंग वगैरह नहीं करती, नमक भी बिल्कुल खाने में मैं बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और शुगर भी है, शुगर पेशेंट भी हूँ, तो मेरी फास्टिंग में 110 19 उतनी होती है। ठीक है तो जी, और मैं बहुत ज़्यादा परहेज भी कर रही हूँ, कोई इस तरह का परहेजी भी नहीं है, लेकिन सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है और चेस्ट में पेन होता है, और रात को दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, और मैं लेफ्ट साइड पर लेट कर नहीं सो सकती, दिल में दबाव सा महसूस होता है, और बहुत ज़्यादा कानों में दिल की आप धड़कन वॉक महसूस करती हैं होती कि है। नहीं करती? वॉक करती हैं रोजाना? जी वॉक तो बस ये घर के काम वगैरह नॉर्मली जो होते हैं, वॉक इस तरह से नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सिर्फ उस्मा है, इन्होंने पहले भी हमें कॉल किया और इनकी एंजियोग्राफी रिसेंटली हुई है। 30 to 40% को ब्लॉकेज बता रही हैं, थैलियम स्कैन नॉर्मल बता रही हैं। उसके बाद बीपी और शुगर का भी मसला है, और दवाइयाँ सारी जेवर और एमलो और बाकी दवाइयाँ ले रही हैं। कहती हैं धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है और बीपी कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा। जी जी, आई थिंक इसमें से देखें ब्लड प्रेशर का इनका मेन इशू है, और एंजियोग्राफी बीच में आई थिंक कहीं इनका ब्लड प्रेशर ऊपर गया, इन्हें चेस्ट पेन हुआ, तो उसका शक निकालने के लिए जो है वो ईटीटी में कुछ चेंजेस आई, उनकी एंजियोग्राफी हुई, और 30-40% जो है वो इनकी आर्टरी ब्लॉकेज है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मेडिसिन के साथ इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगी। मेन चीज़ है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और इनका ब्लड प्रेशर जो है 140-90 से नीचे आ जाए। उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा इनमें शायद थोड़ा बहुत एंग्जाइटी वाला एलिमेंट भी होगा, कि मसला तो है अपनी जगह पे, ब्लड प्रेशर भी है, एक आर्टरी में प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज़ भी इन्हें है, और जब ये टेंशन ज़्यादा लेती है तो इनकी डायबिटीज़ भी ऊपर चली जाती है, इनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर चला जाता है, और कई दफ़ा उसी टेंशन में कई दफ़ा आपको सीने में दर्द भी होता है।
तो सबसे पहले तो ज़रूरी यही चीज़ है कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके इनको रिलैक्स किया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इनका मेरा ये मशवरा होगा कि इन्होंने मेडिसिन ज़ेवोर और एमलो और बाकी एस्कार्ड, हाँ, नाइट्रो, तो उसमें से मैं बैरिया। अभी कागज़ पेन आपके पास है तो ये ज़रा मेडिसिन आप लिख लें कि आप सुबह के वक्त जो है एक गोली है एवसार, AVSAR 5/80, ये आप सुबह एक गोली ले लिया करें नाश्ते के बाद, और शाम को जो है वो आप एक गोली नेबिक्स या मॉनिटर 5 मिलीग्राम, मॉनिटर जो है वो 5 मिलीग्राम आप ले लें, और उसके साथ बाकी एस्कार्ड और लिपिकेट जो आप 20 मिलीग्राम ले रही हैं उसको 10 मिलीग्राम कर दें। और अपनी शुगर का कंट्रोल जो आप बता रही हैं वो अच्छा कंट्रोल है जो आप बता रही हैं, इसको कंट्रोल करके रखें तो इंशाल्लाह इससे आपका हार्ट रेट भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। एफसार 580 सुबह के वक्त, शाम को मॉनिटर 5 मिलीग्राम, एस्कार्ड और लिपिकेट जो है वो 10 मिलीग्राम आपने लेनी है। हमें 2 हफ्ते के बाद दोबारा आप कॉल करके बताइएगा कि आपका हार्ट रेट कितना है और आपका ब्लड प्रेशर कितना है। चलो एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल कदूस हरीपुर से बोल रहा हूँ। जी अब्दुल कदूस साहब, सवाल कीजिएगा। ये तकरीबन 1 साल पहले मेरा बाईपास हुआ है ना। जी जी, कब हुआ था बाईपास? तो ये पिछले साल दिसंबर में FIC में। ठीक है। अभी मैं वहां से दवाइयाँ तो ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ खाने पीने में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए प्लीज। उम्र तकरीबन 60 साल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर जनरली बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने कि हार्ट अटैक होता है या किसी को स्टेंट पड़ते हैं या बाईपास हो जाता है, ऐसे दिल के मरीजों को उनके लिए बेस्ट ग़िज़ा क्या है? जी देखें, जब आपका बाईपास हो जाता है और एक दफ़ा आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपको दिल की बीमारी है या आपको स्टेंट भी डल जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं स्टेंट डल गया बाईपास हो गया तो बीमारी ख़त्म होगी। ये बीमारी सारी उम्र के लिए होती है और ये चलती रहती है, कब्र तक चलती रहती है, और आपने इसे कंट्रोल करके रखना होता है। और कंट्रोल कैसे होती है कि जब आप दवाइयाँ जो आपको तजवीज़ की जाएँ वो खाते रहें, और दूसरा जो आपको परहेज़ बताया जाए उस पर अमल करते रहें, और चलना वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट बंद कर दें, शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उसे कंट्रोल करके रखें। जो खुराक का मसला है कि सादा खुराक रखें, यानी सूखी रोटी, दाल, सब्ज़ी, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना हो, एक दिन छोटा, एक दिन मुर्गी, एक दिन मछली, मछली ना खाएं तो चले मुर्गी खा लें। 3 दिन से ज़्यादा गोश्त हफ्ते में नहीं होना चाहिए, और बड़ा गोश्त जो है 2 महीने में एक दफ़ा कहीं खा लिया। सब्ज़ी और फ्रूट पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। इसी तरह दूध का 1 गिलास बगैर मलाई के आप रोज़ाना पी सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं, जर्दी समेत हफ्ते के 2 अंडे आप खा सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उबले हुए हों, और लेकिन कभी कभार फ्राई अंडा या ऑमलेट वगैरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट और सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। आधे घंटे से 1 घंटा आपकी डेली वॉक होनी चाहिए, इससे आपके बाईपास भी खुले रहते हैं, स्टेंट भी खुले रहते हैं, और आगे बीमारी होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और जो आप मेडिसिन साथ खाते हैं जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी हुई हैं, उन मेडिसिन का ये फ़ायदा होता है कि बीमारी को कंट्रोल करके रखते हैं, फिर आपके बाईपासों में वो बीमारी नहीं आती, आती है तो 10-15 साल के बाद आती है, तो वो आपको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं देती। तो ये अगर आप सारे इसके ऊपर अमल करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी और ये बाईपास आपके खुले रहेंगे। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आमिर साहब का सर फ़ोन आया ड्यूरिंग द ब्रेक, रावलपिंडी से उन्होंने कॉल की, बाईपास हुआ हुआ है और बहुत से लोगों को बाईपास के बाद जल्द उभर जाती है और ख़ारिश शुरू हो जाती है जिधर बाईपास का ज़ख़म होता है। सर इनको भी यही मसला है, पूछना चाहते थे कि इसका कोई हल है? जी देखें, इसके साथ आपको नए समझौता करना होता है। जब आपका बाईपास होता है तो आपका सीना कटता है और जो सर्जरी होती है तो उसमें से आपका जो रिब केज है, जो पिंजर है आपका, वो थोड़ा सा तंग हो जाता है और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी खिंचाव और तंगी सी महसूस होती है। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि जो शुरू में एक्सरसाइज फेफड़ों की करवाते हैं, छाती की करवाते हैं, वो लंबे लंबे सांस लें फिर बाहर निकालें, उससे छाती जो है अपनी जगह पे आना शुरू होती है। और ये जो ज़ख़म वाला खिंचाव हुआ है ये कुछ लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा कुछ को नहीं होता, और उसमें से यही होता है कि उस ज़ख़म को ज़रा नरम करके रखें, यानी ऊपर कोई ना कोई लोशन
या आप ऑयल वगैरह मल के रखें तो उससे आपको थोड़ा आराम आता है। लेकिन एक्सरसाइज करने से और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से और चलने से ये आहिस्ता आहिस्ता सीना खुलता चला जाता है और फिर बेहतर होता चला जाता है। इसका ऐसा तो कोई और इलाज नहीं है, ये है कि आप इसके साथ समझौता कर लें। अगर आपको ज़्यादा तंग कर रहा है उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें। और ये हड्डियाँ आपको पता है कि 3 महीने में जुड़ती हैं, और ये ज़ख्म, कुछ लोगों का ज़ख्म उसी साइज़ का रहता है, कुछ लोगों के ज़ख्म पे थोड़ा सा गोश्त ऊपर चढ़ आता है जिसे हम कीलाइट कहते हैं, और वो भी नॉर्मल है। और अगर आप वो तंग नहीं कर रहा तो फिर आप अपने सर्जन को दिखाते रहें, और जब ऐसी कोई चीज़ हो उसका कोई ना कोई वो हल बताएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो ऊपर चला जाता है तो वो फिर उसको काटा जाता है और उसका ये ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो आपको तंग ना करे। दूसरा होता है कि अगर आप कपड़े पहने तो टाइट कपड़े ना पहने, ज़रा खुले कपड़े पहने, क्योंकि वो जब लगता है कपड़ा ज़ख्म के ऊपर तो उस वक्त भी आपको थोड़ी सी इरिटेशन होती है। और बाकी जो कहीं दर्द वगैरह या खिंचाव या ऐसे महसूस हो तो कोई ना कोई सिंपल पेन किलर जैसा पैनाडोल वगैरह है या पॉन्स्टान है, इस तरह की कभी कभार गोली ले ली। लेकिन बेस्ट इसका हल ये है वर्जिश से और रोज़ाना आधा घंटा वॉक करना, उससे बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। ठीक है। सर्जरी के बाद यूजली सर कई लोगों को कीलोइड का एक मसला आपने बताया ये होता है। दूसरा, कई लोगों का सवाल होता है कि ये जब सर्जरी हो जाती है तो कितने अरसे बाद करवट ले सकते हैं, या वो हड्डियां कब तक जुड़ जाती हैं कि वो आराम से वो अपना नॉर्मल करवट वगैरह ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आई थिंक जो मेन है वो सामने वाली हड्डी जो है बहुत बड़ी हड्डी होती है और ये बीच में से काटी होती है, और उसको फिर दोबारा तार के साथ उसे स्टिचर किया होता है। तो वो कम से कम 3 महीने लेती है जुड़ने में आपस में। तो 3 महीने ये करवट, इसका ज़रा थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। वैसे करवट हल्की सी ले सकते हैं। किसी को गले मिलना या बच्चे को सीने पे बिठाना, ये उसको आप अवॉइड करें। बच्चे को उठाना वो अवॉइड करें। जहाँ पे जंप्स हैं या झटके हैं वो अवॉइड करने चाहिए। और 3 महीने के बाद जब जुड़ जाती है तो फिर आप बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक। ड्यूरिंग ये जब सर्जरी वगैरह हो जाए या स्टेंट पड़ जाए, एक्सरसाइज के बारे में बड़ा कॉमन सवाल होता है। बिल्कुल लोग बेड पे और बैठ जाते हैं जी के हमारा शायद बड़ा स्टेंट डाल गया है या बाईपास हो गया है। वो तो कितने अरसे बाद सर ये एक्सरसाइज वगैरह भी नॉर्मली शुरू की जा सकती है? देखिए एक्सरसाइज तो आप जब बाईपास आपका होता है तो हफ्ते के बाद ही आप वॉक करना है, घर के अंदर वॉक करना शुरू करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाते हैं, 15 मिनट सुबह शाम, फिर आधा घंटा सुबह शाम। और जब आपका 3 महीने के बाद फिर उसके बाद आप बेशक भाग भी सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। जो एंजियोप्लास्टी है उसकी जो एक्सरसाइज है वो 4 हफ्ते यानी महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अपना काम काज भी महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 हफ्ते तो आप पहले रेस्ट करें, फिर 2 हफ्ते अगले अपने आप को रिहेबिलिटेट करें, यानी चलें फिरें और अपना एक स्टेमिना बनाएं, ताकि महीने के बाद जब आप अपने काम पे जा सकें या अपनी रोज़मर्रा के काम करना शुरू करें तो आप इतने फिट हों कि वो सारे काम हो सके। और ग्रेजुअली आप जो है वो उसको अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते चले जाएं। महीने के बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में थोड़ी सी तंगी सीने में महसूस होती है, कई दफ़ा खिंचाव महसूस होता है जो कि नॉर्मल होता है, दोनों स्टेंट में भी और बाईपास में भी होता है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जो बाईपास के मरीज़ हैं उनको तो पहला महीना तकरीबन कोई ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो परहेज़ करना उन्हें चाहिए खाने का वो ज़्यादातर यही है कि जी कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाएँ, और 3 की बजाय 4 दिन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी सर्जरी हुई होती है तो उसकी जिस्म की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उस ज़ख्म के हील होने में ताकत थोड़ी सी चाहिए। तो जिसमें फ्रूट का इस्तेमाल, दूध का, अंडे का और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए ताकि उनका ज़ख्म जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो जाए। और जब ज़ख्म ठीक हो जाए, हड्डियाँ वगैरह जुड़ जाएँ, फिर उसके बाद आगे जो है परहेज़ वाला सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि जब बाईपास होता है शुरू में तो थोड़ी सी भूख ज़रा कम होती है, क्योंकि नालियाँ डली होती हैं और बहुत सारे इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स मिले होते हैं और आपको मतली होती है और भूख नहीं लगती। और जो वो जिस्म से क्लियर होते चले जाते हैं, आपकी भूख बेहतर होती चली जाती है। तो वो जब भूख को बेहतर करने के लिए जो आपको खाना पसंद है, जो चटपटा खाना पसंद है, वो आपको खा लेना चाहिए ताकि एक भूख आपकी लगनी शुरू हो जाए, और फिर 2-3 महीने के बाद फिर आप एहतियात करना शुरू करें। ठीक है सर, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अबीबुल्लाह बात कर रही हूँ करान से। जी सवाल कीजिएगा। अबीबुल्लाह करान से बात कर रहा जी जी, अब टीवी की आवाज़ बंद कर दें, सवाल कीजिएगा प्लीज़। हूँ। सवाल मेरे ये, मुझे सीने में दर्द होता है ना, रात को 2 बजे 3 बजे, आगे भी और पीछे भी, सुबह ठीक हो जाता है ना। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 50 साल है। 50 साल। शुगर ब्लड प्रेशर है आपको? शुगर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। अब वजन ज़्यादा तो नहीं है?
वजन तकरीबन 70 किलो है, 60 किलो। ठीक, सिगरेट तो नहीं पीते? ना सिगरेट नहीं पीते। ठीक है। खानदान में दिल का मसला है, वालिदैन बहन भाइयों में? ना किसी को भी नहीं। ठीक है। आप को ये दर्द जो अब रात को बताते हैं, सुबह चलने फिरने पे भी आता है या नहीं? नहीं, चलने फिरने में नहीं आता। रात को 2 बजे 3 बजे अचानक हो जाता है ना, आगे भी और पीछे भी होता है ना, एक साइड से। घबराहट भी सिर्फ साथ रात को ही होता है ना। जी जी, रात को घबराहट भी साथ होती है या दर्द ही होता है खाली? दर्द ही होता है बस, थोड़ा घबराहट नहीं होती, खाली दर्द ही होता है ना, एक पसीने साइड से। पसीने तो नहीं आ जाते? ना पसीने भी नहीं आते। ठीक है। कितनी देर रहता है ये दर्द? ये दर्द बस थोड़ी देर 10-15 मिनट होता है, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े वो डिकार आते हैं ना, फिर थोड़ा आराम आ जाता है ना। ठीक है। और ये बताइए कि खाने पीने में आप एहतियात करते हैं? कोई रात का खाना बहुत हैवी तो नहीं खाते? ना ना, खाना भी सादा ही खाना खाते हैं। ठीक है। सुबह जब सीढ़ियाँ चढ़ें या 2-3 किलोमीटर चलें, उस पे तो दर्द नहीं आता आपको? ना, उससे दर्द नहीं आता, जितना भी तेज चलूं दर्द नहीं आता ना, चलते चलते से दर्द नहीं होता। मैदे की दवाई खाने से कोई आराम आता है इस दर्द में या नहीं, फिर भी आता है ये? मैदे की दवाई खाने से आता है ना, और राइजे को कैप्सूल वो खाने से थोड़ा फर्क आता है। फ़र्क आ जाता है। ठीक है। हबीबुल्लाह, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, हबीबुल्लाह थे, इन्होंने कॉल की। 50 ईयर्स इनकी उम्र है और इनको रात को छाती में दर्द आता है और थोड़ी डकार लेने से आराम हो जाता है। इस बारे में पूछना चाहते थे कि आई थिंक कि देखें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इनको हार्ट का मसला हो सकता है। नॉर्मली टिपिकली जो हार्ट का में होता है वो अर्ली आवर्स जो सुबह के होते हैं, 12 बजे के बाद जो है, उसमें से किसी वक्त भी हो सकता है और आपकी नींद जो है ख़राब कर देता है, आप जाग जाते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि ये हार्ट का मसला है जब तक साबित ना हो जाए कि हार्ट का मसला नहीं है। दूसरा जो है मैदे का या हाइटस हर्निया का या रीगर्ज वाला जो सिलसिला होता है वो वाला हो सकता है इनका। वो यही होता है कि जब आप शाम का खाना कम से कम 2 घंटे 3 घंटे सोने से पहले आप खा लें, और कोशिश ये करें अगर थोड़ा सा रीगर्ज वाला या हर्निया वाला कोई सिलसिला हो तो थोड़ा सा सर जो है ऊँचा करके सोएं तो उससे आराम आ जाता है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो हार्ट वाली है। और ये सुबह कुछ लोगों को एग्जर्शन पे सीने में दर्द नहीं होता, चलने से सीने में दर्द नहीं होता, सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द नहीं होता, लेकिन रात को नॉकटर्नल एंजाइना जिसे हम कहते हैं वो रात वाला उन्हें हो सकता है। उसकी तशखीस करनी बहुत ज़रूरी है। इन्हें चाहिए कि अपने सारे ब्लड टेस्ट, अपने इको, स्ट्रेस टेस्ट, ईटीटी वो ज़रूर करवाएं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो सीटी एंजियो या एंजियो इन्हें ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इनकी एज ऐसी है कि जिसमें ये हार्ट का मसला हो सकता है, और उसमें से अगर हार्ट का मसला है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डेली इन्हें तंग कर रहा है और ये बार बार है। और वो कहते हैं डकारों के बाद ठीक हो जाता है। वो जो आपका दर्द डकारों के बाद ठीक होता है वो नॉर्मली एंजाइना होता है, दिल का दर्द होता है, जो डकार की सूरत में आता है और आपको रिलीफ मिलता है जब वो एंजाइना ख़त्म हो जाता है। तो ये इन्हें चाहिए कि अपने ज़रा टेस्ट सारे करवा लें ताकि दिल का एक दफ़ा शक निकल जाए। सर, हमने ये भी देखा, आप अभी जिक्र कर रहे हैं एंजाइना इस तरह हो जाता है, कई दफ़ा लोगों को पूरा हार्ट अटैक होता है और उसका भी मैदे की शक्ल में, दर्द की शक्ल जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कई दफ़ा उन्हें सीने में दर्द नहीं होता और उन्हें पेट में दर्द होता है, या ऐसे डकारें आती हैं, या मतली होती है, या वॉमिटिंग होती है, और उसके साथ साथ आपको पसीने, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो इशारा करते हैं दिल की तरफ। एक दिल का अटैक ऐसा होता है कि जिसका सीने में दर्द नहीं होता, उसका पेट में दर्द होता है और फिर फैल जाता है और बाद में कई मतली या वॉमिटिंग वगैरह आपको होती है। तो वो जब हो और आपकी घबराहट हो और पसीने आ रहे हो तो फिर ये समझिए कि हो सकता है ये दिल का अटैक हो। फिर दिल वाले अस्पताल में जाएं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप आम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो उसे ECG पढ़नी नहीं आती और फिर वो बता नहीं सकता, कहते हैं जी मैदे की तकलीफ़ है, और फिर लोग वापस अस्पताल में हार्ट अटैक के साथ आते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दर्द जिससे आपको मतली, डकारें ज़्यादा और घबराहट और पसीने आते हो, ठंडे पसीने आते हो, आप फ़ौरन नज़दीक से जो दिल का अस्पताल है वहाँ पे चले जाएं। सर, क्या ये वाला हार्ट अटैक ECG पे इसको पढ़ा जा सकता है? जी जी, कई दफ़ा होता है कि ECG पे आ जाता है, कई दफ़ा कई घंटे लेता है ECG पे आने के लिए, लेकिन मरीज़ के जो अलामात होती है, सिम्टम्स है, वहाँ पे डॉक्टर ने डायग्नोसिस करना होता है। फिर साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर वो सपोर्ट कर लें, पॉजिटिव आ गए तो सपोर्ट करते हैं, तो साथ उसी वक्त एंजियोग्राफी भी हो सकती है। लेकिन अगर वो टेस्ट ना भी नार्मल हों तो फिर भी आपने उस पर 100% यकीन नहीं करना। जब मरीज़ को तकलीफ़ है तो उसे 24 घंटे के लिए अस्पताल में रख ले, ताकि खुदा न खासा अगर उसका वो अटैक जो डेवलप हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है तो उस दौरान पता चल जाए और उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे CCU में या अस्पताल के अंदर ही हो जाए। अच्छा सर, कई दफ़ा ये भी देखा है कि इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जो अभी जूनियर निकले होते हैं, वो उस पढ़ के उसमें वो देखते हैं कि जी
ट्रॉप आई टेस्ट कराया फ़ौरन इमरजेंसी में चेस्ट पेन के साथ, और वो नेगेटिव आया, लेकिन मरीज़ बता रहा है मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, और वो ऐसे मरीज़ को कई दफ़ा घर भेज दिया जाता है। तो क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस है, या ऐसे जब तक दर्द ठीक ना हो अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेना जी चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक ये मरीज़ के साथ बड़ी ज़्यादती होगी कि वो तो बेचारा पहुंच गया अस्पताल तक, तकलीफ़ अपनी बता रहा है, उसे हार्ट अटैक हो रहा है और आपने उसे ईसीजी नॉर्मल दे के और ट्रॉपाई नॉर्मल दे के घर भेज दिया, लेकिन उसके टिपिकल सिम्टम्स हैं। ऐसे पेशेंट को कम से कम 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ज़रूर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। कई दफ़ा कई घंटों के बाद ईसीजी में तब्दीलियाँ आती हैं, कई घंटों के बाद ब्लड टेस्ट ख़राब होते हैं और इवॉल्विंग जो हार्ट अटैक फिर ईसीजी ख़राब होनी शुरू होती है, तो पता चलता है कि ये तो हार्ट अटैक हो रहा है। तो आप उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट उधर कर सकते हैं, या इंजेक्शन लगा सकते हैं, या एंजियोग्राफी करके प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या उसमें स्टेंट डाल के उसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आए हैं कि जो बेचारे टाइम पे अस्पताल पहुंच के टाइम पे उन्होंने बता दिया और वहाँ से उन्होंने ईसीजी नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल देके कहा, हालांकि वो बता रहे थे कि वो टिपिकल उन्हें सीने में दर्द हो रहा था, जो कि हार्ट अटैक वाले मरीजों को होता है, और उसमें उन्हें रख लेना चाहिए था अस्पताल में, लेकिन उन्होंने रखा नहीं और घर जाके हार्ट अटैक हुआ। कुछ बच गए, कुछ वापस आ गए, अगले दिन हार्ट अटैक के साथ आए, डैमेज हार्ट अटैक के साथ आए। वो जो डैमेज उन्हें हुआ है उससे बचा जा सकता था अगर उन्हें रोक लिया जाता और 24 घंटे 48 घंटे उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाता, वहाँ पे उनका इलाज हो जाता, तो हार्ट अटैक जो हो रहा था उसको अबॉर्ट किया जा सकता, उसको ख़त्म किया जा सकता था। सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हमारा नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, हम बात कर रहे थे दिल के मरीज़ों के बारे में जिनको स्टेंट डले हुए हैं या बाईपास हुआ हुआ है, उनको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, और स्टेंट वाले मरीज़ों को महीने के बाद, स्टेंट डलने के महीने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, और जिनका बाईपास होता है उनको भी दूसरे तीसरे महीने में एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसी से स्टेंट चलते रहते हैं या बाईपास चलते रहते हैं और मज़ीद आगे प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ जी अब्दुल्लाह से। जी सवाल कीजिएगा। जी साहब, मैंने 2014 में एंजियोप्लास्टी कराई थी, जर्नल साहब ने की थी ना RIC में। ठीक है। तो वो फिर मैं बकायदा चेक कराता रहा हूँ, तकरीबन साल हुआ है, मैं डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं, रिपोर्ट में हुई थी, फिर नहीं हुई ना। जी जी। तो टाइम भी लेना था और पूछना था ये जो दवाई में कुछ चेंजिंग वगैरह ये कोई ऐसे कुछ करना हो तो। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में जनरल साहब का टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके चेक करा सकते हैं। सर ये मेडिकेयर कार्डियक सेंटर हम 2-3 सालों से इधर दिल के मरीज़ों का इलाज हो रहा है और कॉन्टीन्यूसली इलाज हो रहा है, और स्टेंट और बाईपास दोनों फैसिलिटी मौजूद है। हम इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट्स देखते हैं अपने मेडिकेयर कार्डियक सेंटर में, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं इधर, थोड़ा सा सर अगर वो गाइड कर सकें। जी जी बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे दिल की जितनी भी इमरजेंसीज़ हैं उसकी यहाँ पे सहूलत मौजूद है। हमारी इमरजेंसी है, हमारा CCU है, वहाँ पे जो है किसी को हार्ट अटैक होता है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट फेलियर होता है या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ख़राब होता है, तो यहाँ पे उन्हें दाखिल करके उसको मैनेज करते हैं, और अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी करते हैं, और बाईपास की ज़रूरत पड़े तो बाईपास जो है वो करते हैं। गर्जे के हर तरह का जो इलाज है, इसी तरह जो रिदम के मसले हैं, दिल तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए या स्लो हो जाए, पेस मेकर वगैरह भी डालते हैं, और हर तरह की एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। तो हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे आएगा, जो कांटेक्ट नंबर जब अपॉइंटमेंट के लिए आ रहा है, वो नंबर नोट कर लें और उसके लिए आप टाइम ले लें और टाइम लेके आकर दिखा दें। और दिल की हर तरह की जो बीमारी का जो इलाज है वो मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद में होता है। जी मैं टेलीफोन नंबर बता देता हूँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 051-84333332 051-84333332 इस पर कॉल कर आप टाइम ले सकते हैं। सर हमने कई दफ़ा देखा है हमारे पास इमरजेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट आते हैं जो हार्ट अटैक उन पहचान लेते हैं, उनको छाती में दर्द होता है और फ़ौरन वो इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। तो उनका सर ऐसे पेशेंट जो टाइमली पहुंच जाएं
उनके दिल को कैसे बचाया जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि दिल को डैमेज होने से बचाया जा जी सके? जी, अब आजकल तो इलाज बहुत अच्छा हो गया है। शुरू शुरू में जो हार्ट अटैक होता था या हो रहा होता था तो उसमें हम इंजेक्शन वगैरह देते थे, क्लॉट बस्टर, जिसमें से जो कुछ नाली खुल जाती थी, कुछ बंद रहती थी। जिसमें क्लॉट बना हुआ था, क्लॉट पिघल गया तो उतनी नाली खुल गई, बाकी ब्लॉकेजेस अपनी जगह पे रहते थे। लेकिन अभी जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी कि आप आए हार्ट अटैक के साथ और फ़ौरन आपको एंजियोग्राफी में ले जाके अगर कोई नाली ब्लॉक है तो फ़ौरन उसी वक्त स्टेंट डाल के 100% नाली खुल जाती है। और कई दफ़ा वो जो डैमेज होना होता है या नुकसान होना होता है दिल का, वो नहीं होता और दिल बच जाता है उस नुकसान से। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है कि फ़ौरन आएँ, आपकी एंजियोग्राफी हो और इनकी एंजियोप्लास्टी हो, नाली खुल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये एक सहूलत यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और हम 24 आवर जो है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यहाँ पे करते हैं। और जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप जो है अगर ये सहूलत मौजूद ना हो तो आप वो जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है या स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है वो दे सकते हैं। लेकिन फिर वो एक लिमिटेड हद तक जो है कर, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है कि अगर ब्लॉक हो जाए तो उसमें स्टेंट डाल दें। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आप अगर चंद घंटों में आप जो है वो पहुंच जाए, यानी विद इन 30 मिनट्स और 90 मिनट्स आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाए तो बहुत ज़्यादा बचत होती है और आपका दिल के पट्टे जो है वो मरने से बच जाते हैं और आप तकरीबन ना होने के बराबर आपको डैमेज होता है। तो बेस्ट तरीका इलाज तो वही वाला है। और जहाँ पे अगर कोई ज़्यादा कोई चीज़ हो, फिर आगे हमारे पास जो यहाँ पे बाईपास का भी इलाज है और भी वैल्व की जो सर्जरी है वो भी होती है, वो भी की जा सकती है। और अगर रिदम का कोई मसला है जिसमें आपको ईपी का या वो सारी चीज़ें ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पे हो जाती हैं और पेसमेकर भी यहाँ पे डल जाते हैं। सर, एक और हमने बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों में देखी है कि वो समझते हैं कि जैसे दिल की शरियानों में ब्लॉकेज आ जाए तो क्या वो दवाइयों से वापस रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर ब्लॉकेज बन गया है क्या उसका कोई मैकेनिकली हल निकालना पड़ता है स्टेंट या बाईपास की सूरत में? और क्या मेडिसिन जैसे कोई नमूनिया होता है तो कुछ अरसा दवाई खाई जाती है, या कोई इन्फेक्शन हुआ कुछ अरसा, तो क्या दिल की दवाइयाँ वैसे खाने में लॉन्ग टर्म खानी पड़ती हैं, सारी उम्र खानी पड़ती हैं, या कुछ टाइम के लिए होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक बहुत सारे हमारे मरीज़ जो हैं वो कुछ अर्से के बाद जब ठीक होते हैं, उन्हें तकलीफ़ नहीं होती तो अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं और उसके बाद दोबारा हार्ट अटैक के साथ या डैमेज हार्ट के साथ या कई सालों के बाद आते हैं जब हार्ट उनका फैल फैल के फुटबॉल बना होता है और इतना कमज़ोर होता है कोई खून पंप नहीं कर सकता और कमज़ोरी महसूस होती है और सांस फूल रहा होता है या टांगे वगैरह वो पाँव सूजे हुए होते हैं। ये बीमारी जो है ये बड़ा नोट कर लें नाजरीन कि ये बीमारी सारी उम्र की बीमारी है। ये 1-2 हफ्ते की या महीने की या सालों की बीमारी नहीं है और इसका जो बीमारी बढ़ती चली जाती है सारी उम्र। और इसको जो स्पीड कम करनी है या इसकी एग्रेशन जो कम करनी है वो दवाइयों और परहेज़ के साथ ही हो सकती है। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो आपने सारी उम्र खानी होती है। हाँ, डॉक्टर साहब को ये आप ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी अभी तबीयत कुछ बेहतर होगी, अगर इसमें से कुछ दवाइयाँ कम कर सकते हैं तो मेरा कम करें ताकि मेरा नुस्खा थोड़ा सा मुख्तसर हो। लेकिन 3-4 दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा खानी पड़ती हैं और वो आप खाते रहें। डॉक्टर साहब के पास जाएँ या ना जाएँ, वो दवाई नहीं अगर बंद नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी और कहीं इमरजेंसी में आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप जब भी जाएँ 3-6 महीने के बाद डॉक्टर साहब के पास जाएँ, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएँ, उसमें कोई ख़राबी है रद्दबदल करना है जो नुस्खे में तो डॉक्टर साहब वो उस वक्त कर सकें। लेकिन अगर आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, परहेज़ करते रहेंगे तो फिर आपको कोई इमरजेंसी होने या हार्ट अटैक होने का डर काफ़ी कम होता है। सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको वजह पता भी होती हैं और शायद इग्नोर कर देते हैं कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारी होने की वजूहात से बचा जा सकता है। सो इनमें कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो ज़्यादा चांस बनता है जिनकी वजह से दिल की बीमारी लग जाती है? वैसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारी लगती है? देखिए, उसमें से आई थिंक जो सिगरेट पीता है, सिगरेट नोशी जो है एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक होने की और हार्ट के डैमेज होने की। इसके अलावा जिन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। जिन लोगों को शुगर है उनमें बहुत जल्दी बीमारी होती है। शुगर वाले जितने भी मरीज़ हैं, जब उन्हें शुगर हो जाए तो उन्हें चाहिए कि अपने जो बेसलाइन जो टेस्ट है जिसमें एको है, स्ट्रेस टेस्ट, ईटीटी और ब्लड टेस्ट सारे शुरू में करवा लें ताकि उनका स्टेटस जो है पता चल जाए कि क्या दिल कैसा फिट है कि नहीं है, दिल को डैमेज तो नहीं कोई हुआ। और जब 4-5 साल शुगर को हो जाते हैं तो फिर नालियाँ बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपकी अनकंट्रोल शुगर रही है। तो ये टेस्ट सारे ज़रूर करवा लेने चाहिए। फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर ज़्यादा होता है
उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना चाहिए, 140/90 से नीचे रखना चाहिए। जो लोग जिनकी खुराक जो है वो गैर सेहतमंद है, गैर सेहतमंद का मतलब ये है जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा, डेली पराठे, अंडे, निहारी, पाए, इस तरह की जो चीज़ें चिकनाई वाली है और डेली समोसे पकौड़े जो खाते हैं, उनको ये हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो उनको अपनी खुराक को सादा रखने चाहिए। और फिर वो लोग जो वर्जिश नहीं करते और जो नहीं चलते, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आदत डालें कि रोज़ाना कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा आप ज़रूर पैदल चलें, आधे से 1 घंटा हो जाए हफ्ते में 5 दिन, तो आपके लिए बहुत है। और अपनी खुराक का जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। नींद अपनी जो 6 से 8 घंटे पूरी करें और गैर ज़रूरी स्ट्रेस या परेशानी जो है उससे बचने की कोशिश करें। देखिए, हर कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको कोई स्ट्रेस या परेशानी नहीं है, लेकिन उस परेशानी जो है उनको सर पे सवार ना करें, उनके हल नहीं है तो बस अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अपने काम काज जारी रखें, जो परहेज़ आपने करना है परहेज़ करें, नींद अपनी पूरी करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई डैमेज नहीं होगा। स्ट्रेस एक जो है ना, उसको 3 चीज़ों को ख़राब करता है। आपके शुगर के कंट्रोल को ख़राब करता है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी। स्ट्रेस में है तो आपका ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से ऊपर जाएगा, जो अदरवाइज नॉर्मल दवाइयों के साथ कंट्रोल में रहता है। तीसरा जो है, स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट अटैक या आपको फॉलेज हो सकता है, और नींद जो है वो आपकी गायब हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। अगर आप रिलैक्स रहें, एक्सरसाइज करें और कनात पसंदी आप में आ जाए और आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और बाकी मामला आप अपनी मेहनत अपने हिस्से की ज़रूर करें और बाकी जो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो जो आपकी किस्मत पे लिखा है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। और परेशानियाँ, इससे जब आप में तकवा आ जाता है और कनात आ जाती है तो परेशानियाँ आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए। और वो बंदा, आई थिंक, जो एक बंदा बिल्कुल लापरवाह सा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। जो होना है फिर हो जाएगा, वो अपनी ऐसे की एहतियात उसने करनी है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देना। अच्छा सर, एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, सिद्रा बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा सिद्रा। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दें काइंडली। जी टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें। जी बंद हो गई है। जी जी, आप सवाल कीजिएगा। जी मैंने अपनी मदर का पूछना था। इनको हार्ट अटैक हुआ था 2 साल पहले। ठीक है। अभी 1 साल हुआ है इनको स्टंट डला हुआ। ठीक है। तो इनका शुगर के हो गए, तकरीबन 9 साल हो गए शुगर है इनको। ठीक है। तो काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन दिए, कोई उनसे फर्क नहीं पड़ा। इनका शुगर खाली पेट भी हाई रहता है और खाने के बाद भी इनका हाई रहता है। ठीक है। तो अभी 1 हफ्ता हुआ है तो उनको बुखार वगैरह हुआ, तो शुगर कहीं हाई हुआ है, तो उससे मैदे पे अटैक हुआ है, स्टमक पे। ठीक। तो अभी वो जो चीज भी खाती हैं तो उनके मतलब के वोमिट हो जाती है, महसूस होती है, होती नहीं है, लेकिन कोई चीज नहीं खा सकती, ना रोटी ना सालन, कुछ भी दूध वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती। ठीक है। तो डॉक्टर ने सब कुछ अब मना कर दिया ना। अभी हम 3-4 दिन से हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है। क्या मसला क्या होता है कि ये मतली की शिकायत है, इस वजह से जा रहे हैं, या तकलीफ क्या होती है, ये क्यों जो जा रहे हैं? इनको मैदे में ये शुगर हाई हुआ है ना, तो उसकी वजह से स्टमक में ज्यादा तकलीफ शुरू हुई है। ठीक है। तो हम उसके लिए हॉस्पिटल गए थे। जी, आप किधर रहते हैं ये हम इस्लामाबाद GL11 में रहते हैं। ठीक है। तो क्या पसीने भी आते हैं और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है? पसीने भी आते हैं, टांगों में दर्द है और जिस्म पूरा ठंडा यख पड़ जाता है। ठीक है। क्या उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए हैं डॉक्टर साहिबान ने, जो आप लेके जाते रहे? जी हम लोगों ने उनके सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं, वो नॉर्मल आए हैं टेस्ट सारे। ठीक है। और क्या छाती पे बोझ दबाव तो महसूस नहीं कर रही हैं ये आजकल के टाइम में? छाती में होता है दर्द, होता है छाती में। छाती में दर्द भी होता है। ECG उन्होंने की थी या नहीं की थी? जी ECG जो दिल के ECG वगैरह अभी परसों की थी, वो ठीक आई है। सही है। और ठीक हो गया। तो आजकल मेडिसिन कौन सी खा रही हैं ये? अभी है तो डॉक्टर, ये जो मैदे में ज्यादा तकलीफ हुई है उसके लिए उन्होंने उधर से मेडिसिन दी थी, तो वो खाती है। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का सिद्रा। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक का टाइम है सर, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आप कार्डियक क्लिनिक प्रोग्राम देख रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद नवाज बोल रहा हूँ पिंडी से। जी नवाज साहब, सवाल कीजिएगा। हाँ, मेरा ये है कि 2015 में ये हुआ था बाईपास। ठीक है, तो उसमें तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे कोई मसला नहीं है। सही है, तो ये दूसरा है कि शुगर का है, ये शुगर एक तो कितनी होनी चाहिए? सही है। आपको एक तो जी जी ये शुगर मतलब हाई है, हाई कितनी होनी चाहिए? दूसरा मतलब ब्लड प्रेशर है, वो भी ठीक है, वो इजी दे लेता हूँ, वो भी ठीक है। ठीक है। तो ये मेरी टांगों में बहुत बहुत खिंचाव था, उससे डॉक्टर साहब से लिया, उन्होंने वो दिया है कोई अपने कैल्शियम की दवाई और ताकत की दवाई, उससे तो वो काफी बेहतर हुई है। ठीक हो गया। तो सही। और उसकी वजह से पहले मैं वॉक नहीं कर सकता था, ठीक तो है। अब यह है कि मैं वॉक मतलब है थोड़ा सा कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अब मतलब यह है कि सर हमारी मस्जिद थोड़ी सी दूर है, तो वहां मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बस इतनी सी वॉक है। ठीक है। तो इसमें ये वर्जिश जो है वो कितनी कोई हैवी किस्म की ठीक है मोहम्मद नवाज साहब, लाइट करनी बिल्कुल प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर पहले मोहम्मद नवाज साहब के सवाल का जवाब देते थे। इनका बाईपास हुआ है 2015 में। एक तो पूछना चाहते हैं शुगर की क्या वैल्यूज़ हैं जिनके बीच में शुगर रखनी चाहिए, और दूसरा सर अब पहले पाँवों टांगों में दर्द था, अब ठीक हो गया, वॉक कितनी करनी चाहिए? जी, वॉक तो आपको आधे घंटे से 1 घंटा डेली या हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करनी चाहिए। और जितनी आपकी वॉक होगी उतनी आपके टांगों का दर्द जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मसल जो है वो टोन अप जब होते हैं तो आपकी दर्दें, बहुत सारी दर्दें जो है वो गायब हो जाती हैं। शुगर का जो इन्होंने पूछा है कि सुबह फास्टिंग आपकी शुगर बगैर खाए पिए 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और शाम की शुगर शाम के खाने से पहले 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये रेंजेस आप रख लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो आपको या तो फिर दवाई को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, या खुराक जो है उसमें मीठा तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है वॉक से जो आपकी शुगर काफ़ी नीचे आती है, तो इन 3 चीज़ों से कंट्रोल होती है। और शुगर कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके बाईपास खुले रहेंगे, वरना बाईपास जो अगर अनकंट्रोल्ड हो तो बंद होने के चांसेस होते हैं। सर ब्रेक पर जाने से पहले सिजरा ने कॉल किया इस्लामाबाद से। इनकी वालदा को 2 साल पहले अटैक हुआ और साल पहले स्टेंट डला। 9 साल से शुगर की मरीज़ है। उनको पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तकलीफ़ है, मतली की शिकायत है और पसीने आ जाते हैं, और 1-2 दफ़ा वो गए भी हैं चेक कराने, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। देखिए, उनकी जो मेन मसला उनका है वो पुअर शुगर कंट्रोल, और उसकी वजह से जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें आपकी पल्स भी ऊपर नीचे होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, सीने भी आते हैं, घबराहट भी होती है, आपका मैदा भी जो है वो मफलूज हो चुका होता है। तो एक अच्छा शुगर का कंट्रोल जो है वो उनका हल है। मेरा इनको ये मशवरा होगा कि हिट एंड ट्रायल के बजाय ये जहाँ पे रहती हैं उनके नज़दीक की जो है वो I8 में जो है प्रोफेसर जमाल ज़फ़र हैं, जो शुगर के एक्सपर्ट हैं, उनको ज़रा दिखा लें, ताकि एक दफ़ा इनकी शुगर कंट्रोल हो तो इसके मैदे का और बाकी इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि ECG करवाई है तो ECG जो है वो ज़्यादातर नॉर्मल आई है, लेकिन कई दफ़ा आपकी दिल की नालियाँ बंद हो, हार्ट का मसला हो, तब भी वो नॉर्मल आती है। लेकिन पहले इनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जो शुगर कंट्रोल ना हो तो आपका खून गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो फिर उसकी वजह से क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, और आपको जो नहीं होने वाला हार्ट अटैक वो भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो शुगर का कंट्रोल इनके लिए बहुत लाजमी है, वो कंट्रोल होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाकी जो मसले हैं वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सर आज काफ़ी हमने बात की प्रिवेंशन के बारे में भी और एक्सरसाइज के बारे में भी, जिससे दिल के मर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है और बचा जा सकता है। सर हम कम्युनिटी में आपका क्या तजिया है कि अभी कितने हम सक्सेसफुल हुए हैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने में कि दिल की बीमारियां जो हैं वो क्या हैं और उनका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, हमने तो अपनी बड़ी खुलूस दिल से बड़ी कोशिश की है, टीवी चैनल K2 ने बड़ी कोशिश की है, हमने हर चीज़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब अमल करना उनका काम है। हम जो चाहते हैं कि कोई गैर ज़रूरी डेथ ना हो, कोई गैर ज़रूरी हार्ट अटैक ना हो, कोई गैर ज़रूरी हार्ट फेलियर ना हो, और पूरी फैमिली जो है, आपको पता है जो हमारा सोशल सिस्टम है उस पर पूरी फैमिली जो है वो इमरजेंसी में चली जाती है और परेशान हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो हमने बातें आपको बताई हैं परहेज़ वाली, उस पर अमल करें। अगर आप देखें ये प्रोग्राम मिस भी किया है तो बाद YouTube पे जाके K2 के जितने प्रोग्राम देखें, कार्डियक क्लिनिक को दोबारा देखें और सारे सवालों को सुने, और जो हमने जवाब दिए उनको सुने, जो हल बताए उनको सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है ये हार्ट अटैक हो ही ना, और अगर हो भी तो उसके जो नुकसानात हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगी। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम निकाला
और इतनी अच्छी गाइडेंस दी सारे कार्डिक पेशेंट्स को। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आज डिटेल में काफ़ी बात प्रिवेंशन, दिल के मरीज़ों के लिए गाइडलाइंस कि उन्हें किस तरह की मेडिसिन खानी चाहिए। ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। अगर आप डायग्नोज हो गए, आपको स्टेंट पड़ गए या बाईपास हो गए या एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉकेज नज़र आ गया है जिस पे अभी स्टेंट नहीं भी पड़ा, तो ये कहीं जाने वाली नहीं। आपको इससे लड़ाई करनी पड़ेगी और दवाई आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। वरना स्टेंट डालने या बाईपास डालने से मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये बीमारी दोबारा आ जाती है। सो अपना ख्याल कीजिए, दवाइयाँ बाकायदगी से खाइए और मेडिसिन को रेगुलरली खाने से ही आपको इस मसले से आप बचे रहेंगे, वरना ये बार बार आपको तंग करेगा। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। नंबर हमारा है 0518433332। ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।